हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जिन लोगों का भी CTET पेपर टू SST है, उन लोगों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को जो है आज अपनी तैयारी को जांचने का एक मौका मिलेगा। आप लोगों ने जो भी कुछ अभी तक पढ़ा है, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है, ये 1 फरवरी का पेपर है। और आप लोगों को बता दूं, जो दिसंबर 2022 का जो फॉर्म था ना, जो दिसंबर 2022 का CTET था, क्योंकि वो ऑनलाइन हुआ था और शिफ्ट में चला था, तो फरवरी तक एग्जाम चला था। तो इसमें 1 फरवरी का पेपर जो है मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, मैं मेंशन कर करके जो आप लोगों को देती हूँ। इसका कारण है कि आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को पता रहे कि कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस किए हैं। तो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को जो चीज़ें हमेशा क्लियर होती रहे। देखिए, क्योंकि इसमें मैंने ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जो है, मैंने NCERT बेस्ड क्वेश्चन की जो है ज्योग्राफी की प्रैक्टिस करवाई है। प्लेलिस्ट बनाई हुई है NCERT ज्योग्राफी NCERT बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई, 7-8 पेपर करवाए, जिसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही लिए हुए हैं। उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा चीज़ें जो है क्वेश्चन करवाती हूँ तो एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। और अब जो है आज हम करने वाले हैं वो हिस्ट्री, और कल करेंगे सिविक्स, ठीक है। और पैडागॉजी को जो है आप लोग टेंशन मत लीजिए, पैडागॉजी को किस तरीके से सॉल्व करना है इसका तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। 2 क्लास मैंने दिया है, और इसके करने के लिए जो है आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए वो सब कुछ जो है चीज़ें क्लियर करूँगी, बस जुड़े रहिए, ठीक है। हिस्ट्री में क्लास 6 और 7 मैंने पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि NCERT ही फॉलो करना है। और मेन रीज़न क्या है, आप लोग आज देखेंगे कि किस तरीके से NCERT के क्वेश्चंस आते हैं। क्यों मैं बोलती हूँ कि लाइन टू लाइन जो है पढ़ना जरूरी है। 8th क्लास के 2 चैप्टर मैंने करवाया है, और आप लोग देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन जो है उससे आए हुए हैं, ठीक है। तो बस जुड़े रहिएगा, और हर जगह मैं बताते हुए चलूँगी कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है। देखिए, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है, मतलब गुप्त काल में प्रथम कुलिक शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये किसके लिए किया गया था? मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए बिल्कुल नहीं, बैंकर के लिए भी नहीं, व्यापारी के लिए भी नहीं। जो प्रथम कुलिक शब्द का जो इस्तेमाल हुआ था, याद रखिएगा, ये मुख्य शिल्पकार के लिए। गुप्त काल में कुलिक शब्द का, वैसे कई जगहों पे कुलिक शब्द जो है श्रमिकों को भी बोला गया, किसानों को भी बोला गया, लेकिन गुप्त काल में जो है मुख्य शिल्पकार के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसमें? गुप्त काल में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जो भुर्ज मतलब बर्च छाल कहाँ पाई गई है जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं, मतलब कि जो सूक्त हैं वो लिखे गए हैं? तो आप लोगों को पता है जो पांडुलिपियाँ थी वो जो है भुर्ज नामक एक छाल पर जो है लिखी गई थी। तो ये कहाँ पर मिली है? तो ये जो है कहाँ पर? कश्मीर में मिली है। भुज नामक छाल पे जो है पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, ये कहाँ पे मिली है? कश्मीर में। तो महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार ये तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। कश्मीर में जो है भुज नामक एक पेड़ था, उसके छाल पे जो है ये पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं, जो प्रार्थनाएं ऋग्वेद की लिखी गई हैं वो उसी पे लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये सब जो है मैंने दोनों ही करवाए हुए हैं आप लोगों को। जब मैंने NCERT करवाया था तो उसमें आप लोगों को बताया था। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं कम समय में कंप्लीट करना, तो आप जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे मैंने PDF पहले से ही शेयर कर रखा हुआ है, फाइल्स में जाकर जो आप डाउनलोड कीजिए, और एक बार जो है चीज़ों को समझ लीजिए। जो वीडियोज़ हैं उसको समझ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जो है आप देखेंगे कि आपके ये नोट्स जो है आपको हेल्प करेंगे। पूरा नोट्स जो है मैंने जो भी मैं कंटेंट रेडी करके मैंने पढ़ाया हुआ है, मतलब जो आपके NCERT का पॉइंट्स में मैं टू दी पॉइंट्स में नोट्स दिया हुआ है, वो PDF पूरा मैंने टेलीग्राम पे हाईलाइटेड करके शेयर किया हुआ है। जो चीज़ें मैं बुक से करवाती हूँ उसको भी हाईलाइट करके देती हूँ, जिससे कि आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। बस आप जुड़े रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प कर सकूँ, और कोई भी टीचिंग एग्जाम है उससे रिलेटेड आप लोगों को टाइमली अपडेट कर सकूँ, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तमिल कृति की बात कर रहे हैं, आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में, जो आम पुरुष और महिलाओं के बारे में। तो शिल्पी दिक्रम, तो ये तो आप लोगों को पता है कि ये क्या है। ये जो है एक कविता थी, और इसमें मणिमेखलाई जो है ये भी एक आपकी कविता थी, जो बौद्ध धर्म के बारे में जो है बताया जाता है। तो ये तो है ही नहीं तमिल कृति का। पेरियार पूर्णम, ठीक है, ये जो है ना पेरियार पूर्णम जो है, ये जो है आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है, और ये एक जो है तमिल कृति है। तो 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। याद रखिएगा, शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई ये जो है दोनों ही
एक कविता है जो तमिल में ही लिखी गई है, लेकिन ये किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जो है बताती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, कौन सा मेल नहीं खा रहा है उसके बारे में जो है आप लोगों से पूछा गया है। खजुराहो, तो ये तो हमें पता है कि चंदेल राजा ने वो बनाया था। एहोल चालुक्यों की राजधानी थी। कांचीपुरम जो है पल्लवों की। महाबलीपुरम चोल की थी, नहीं, महाबलीपुरम जो है पल्लव वंश के जो थे ना, पल्लवों की जो है राजधानी 7वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, पल्लवों की राजधानी थी। किसकी? पल्लवों, पल्लवों। ठीक है, पल्लवों की जो राजधानी थी वो महाबलीपुरम थी 7वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे जो है कांचीपुरम, चालुक्य और चंदेल, ये तो तीनों ही सही है, लेकिन आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये गलत है। तो यहाँ पे कौन सा मेल नहीं खाता? फोर्थ ऑप्शन, आंसर जो होगा वो फोर्थ। याद रखिएगा, ये चारों यहाँ पे आपको अगली बार हो सकता है कि एक करके इसमें से कोई पूछ ले, तो ये चारों के बारे में पता होना चाहिए। इसका याद रखिएगा, महाबलीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। क्या तवारीख जो है सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था? नहीं। तवारीख के लेखक जो है नगरों में रहते थे। बिल्कुल, जो तवारीख के लेखक थे ना वो नगरों में ही रहते थे। ठीक है, वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखते थे। तवारीख के बारे में ये भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करवाया है। देखिए, जो तवारीख थे, याद रखिएगा, नगरों में रहते थे, और तवारीख जो है ना ये जो है सुल्तानों की हमेशा प्रशंसा करते थे, हमेशा पुरस्कार पाने की आशा में जो है उनके बारे में लिखते रहते थे। तो 2 और 3 जो है पूरा करेक्ट है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तवारीख जो है सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में बस लिखा गया था, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 या तो बोले 6, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सूरसागर तो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, सुरावली भी, साहित्य लहरी भी। जो साहित्य रत्ना है ये जो है सूरदास के द्वारा नहीं लिखी गई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। अगर आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बोलती हूँ बार बार कि एनसीईआरटी पढ़ो, और मैं जब एनसीईआरटी की क्लास लेती हूँ ना मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए। कहीं से भी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। लेकिन जब भी मैं एनसीईआरटी की क्लास देती हूँ मैंने देखा है कि बहुत कम लोग देखते हैं। तो देखिए, मेरा काम है, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन आप अगर इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप लोगों ने कल पढ़ा होगा, कल का जो टॉपिक है, मतलब सेकेंड चैप्टर जो है वो पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। देखिए, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था। तो बिल्कुल सही बात है। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी ना, तो उसके बाद जो है आप लोगों को बता दूं, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र और क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था। और उसके बाद जो है मुगल सम्राटों की जो सत्ता के पतन के साथ ही, जब मुगल ख़त्म हो रहा था, तो उसके सत्ता के पतन के साथ ही कई प्रांतों के जो सूबेदार थे और बड़े जमींदार थे, वो जो है भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे थे और अपनी शक्तियाँ और प्रबल कर लिया था। तो यहाँ पर ये भी सही है, इसका कारण भी सही है कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र और क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, और उसके साथ ही जैसे जैसे ये पतन की ओर गया, तो जो प्रांतों के सूबेदार और जमींदार थे ये अपनी शक्ति को जो है और बढ़ा लिए। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता था? ये क्लास 6 का है। बेल्लार किसको कहा जाता था, कहाँ पर, किस क्षेत्र के भूस्वामियों को जो है बेल्लार कहा जाता था? तो महाराष्ट्र के, तमिल के, पंजाब के, बंगाल के। तो कहीं के नहीं, बेल्लार जो शब्द प्रयोग किया गया है ये तमिल क्षेत्र में किया गया है, जिसमें भूस्वामियों को जो है बेल्लार कहा जाता था। और भी कई नाम बताए, अब मैं यहाँ पे वो नहीं बताने बैठूंगी। अगर आप लोगों को लगता है तो आप जो मैंने नोट्स शेयर किया हुआ है उसको पढ़िए, या आप लोग एक बार वीडियो देखिए क्लास एनसीईआरटी। मैं अभी भी आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी आप लोगों के पास जो है 20 दिन है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हो, ओपन कीजिए। चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, उसके नोट्स जो है टेलीग्राम पर।
मैं बोल रही हूँ इसलिए मत पढ़िएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि उससे फ़ायदा मिल रहा है तो पढ़ना, ठीक है। अगर आप सीरियस है CTET को लेकर तो देखिए, राजा राम मोहन रॉय, A और B को पढ़ना है, सही उत्तर का जो है चुनाव करना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, देखिए, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा गया क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीक़ों से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहारों को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल ये भी बात सही है। तो A और B दोनों ही कथन जो है इनके बारे में सही है। तो कहाँ पर ये तो गलत बोल दिया, इसमें एक भी गलत बोल दिया, ये देखो ये दोनों सही है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 10। देखिए, आपके 40 नंबर में जो ज्योग्राफी से कई बार जो है 13, कई बार 14 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से आपके हिस्ट्री में भी कई बार जो है 14 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 13 क्वेश्चन, सिविक्स में भी इस तरह से। तो इस तरीके से जो है, अगर दो में जो है आप लोगों के किसी में दो में जो है 13 आएंगे तो एक में 14 आएगा। तो ये जो है नंबर जो है बदलते रहते हैं। हिस्ट्री में ज़्यादातर जो है 14 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई बार ज्योग्राफी में, ठीक है। पूर्व मद्रास में स्थापित जो वेद समाज था वो किससे प्रेरित था? पूर्व मद्रास में तो हम सब लोग जानते हैं ब्रह्म समाज से, प्रार्थना और आर्य समाज की बात ही नहीं है, ब्रह्म समाज से जो है प्रेरित था वेद समाज, ठीक है। तो पूर्व मद्रास में जो वेद समाज प्रेरित था किससे? ब्रह्म समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 मतलब 11th क्वेश्चन नंबर। देखिए, A और R को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। EV रामास्वामी नायकर और पेरियार जो थे, ये दोनों ही जो है ना, जो भी ग्रंथ थे, जो भी उन सब का ना जो कटु आलोचक थे, एक्चुअल में जो है जितने भी ब्राह्मणों द्वारा जो है तर्क वितर्क दिए जाते तो उसके जो है कट्टर आलोचक थे। तो रामास्वामी नायकर और पेरियार, ये मनु संहिता हो या भगवद गीता या रामायण, याद रखिएगा इन सब का जो है इन्होंने कड़ी आलोचना की है। तो ये बात तो सही है। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ जो है निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों के वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। बिल्कुल सही बात है। पेरियार ने इस ग्रंथों में क्या बोला है, क्यों इसका आलोचना की? इनका कहना था कि निम्न जातियों पर उच्च जातियों का दबदबा की बात करते थे, महिलाओं पर जो है पुरुषों के वर्चस्व स्थापित करने की बात जो है इसमें कही गई है, ऐसा जो है बताया गया है। तो इसलिए जो है इन ग्रंथों का जो है इन्होंने क्या किया, आलोचना की। इसलिए इसके जो है मनु संहिता, भगवद गीता, रामायण के कट्टर आलोचक थे। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एक पॉइंट देकर भी पूछ सकता है कि किसके बारे में है। तो A और R दोनों सही है, R जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो A ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? ये अभी मैंने कल ही परसों पढ़ाया था कि नहीं, सॉरी परसों नहीं, इससे पहले दिन, मतलब कि मुझे लगता है सैटरडे या संडे में मैंने ये करवाया था। और आप लोगों को जब सेकंड चैप्टर है, ये 8th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, और स्टार्टिंग में ही बताया था मुगल, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि मुगलों का सबसे शक्तिशाली बादशाह आखिरी कौन था, तो वो कौन था? तो वो थे औरंगजेब। लेकिन जो अंतिम मुगल शाह, गवर्नर जनरल द्वारा जो है अंतिम मुगल शाह जो है मुगल बादशाह या मुगल राजा जो है चुना जाता है, बोला जाता है, घोषणा की जाती है, वो है बहादुर शाह जफर। तो किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी बताया था, इन्होंने विलय नीति लागू की थी, ठीक है। ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। NCERT जाके पढ़िए और नोट्स देखिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को से जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, CTET को लेकर जो है सीरियस हैं, तो यहाँ पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों की तैयारी होगी। CDP का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाइए। अगर आप लोगों को पसंद आता है, समझ में आता है तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए। मैं यही बोलती हूँ कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। हिंदी की पैडागोजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, EVS की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैथ्स पैडागोजी बहुत जल्दी आएगी, पेपर 1 वालों के लिए बोल रही हूँ। और पेपर 2 जो SST है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पेपर 2 SST है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और उस तरीके से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपना आराम से जो 90 सेफ मार्क्स हैं, तो आपको केवल 90 नहीं 110+ लेकर आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अवगार छपता था? ये भी 8th क्लास की हिस्ट्री से है। तो केसरी जो अखबार है ये मराठी में छपता था, याद रखिएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन जो है आए हुए हैं।
ठीक है। 15 क्वेश्चन जो होगा वो आपका ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान किए गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जीएस का भी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में जो एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं वो है 1935 एक्ट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा जो है प्रावधान किए गए हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये आपका जो है पॉलिटी में भी पूछ सकता है। अब इसके बाद देख रहे हैं 15 क्वेश्चन नंबर से जो है आप लोगों की ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है, और ये सब मैंने आप लोगों को बताया हुआ। और एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब वैसे तो मैं नहीं करवाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को जस्ट एक बता दे रही हूँ, जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये उपग्रहों की संख्या है, याद रखिएगा। उपग्रहों की जो है चंद्रमा को क्या बोला जाता है? उपग्रह, ठीक है। तो जो उपग्रह है चंद्रमा की संख्या हमेशा बदलती रहती है ग्रहों पर, तो इसको आपको हमेशा करंट याद रखना है। मंगल पर 2 है, डीमोस और फीबोस, ये तो पता ही है। बृहस्पति पर 53 है, तो एनसीईआरटी में यही दे रखा है, लेकिन अब 53 नहीं है आपका। आप लोगों को बताऊं तो बृहस्पति पे 95 हो चुका है। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस जो है आपका, यूरेनस पर कितना 27 है, और नेपच्यून की बात करें तो ये कितना है 14 है, ठीक है। तो इसको जो है याद रखिएगा। सॉरी, आगे एक और शनि का भी याद रखिएगा 146, ठीक है। अब आगे ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखिए, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये 15 आप देखेंगे कि 15 नंबर जो 15 मिनट है, आप इसमें जो है आप किस तरह से 14 क्वेश्चन ही आप लोगों का नहीं बल्कि तैयार होगा 20 क्वेश्चन के लगभग, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो चीज़ें जो फैक्ट्स बताएं उसको लेकर चलिएगा, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन अगर घुमा कर पूछा जाए तो भी आप लोगों का गलत ना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्ट एंड जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को जो है एक प्रॉपर तरीके से मैं नोट्स जो दूँ वो आप लोग जो है अपना पढ़ सकें, ठीक है। यहाँ पे CTET के रिगार्डिंग आप लोगों को पूरा हाईलाइटेड नोट्स दूंगी, और आप लोगों को जो बुक है, जो मैं बुक सेंड करती हूँ वो पूरा जो है हाईलाइटेड होती है, तो केवल आपको वो पढ़ने की जरूरत है, बाकी इधर उधर से कुछ पढ़ के आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।